नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। मित्रों, हम लोग नवंबर माह के करंट अफेयर्स का डिस्कशन कर रहे थे और नवंबर माह के करंट अफेयर्स के पहले पार्ट में हम लोग कुल 20 प्रश्नों का डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग प्रश्न संख्या 21 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 21 नंबर से डिस्कशन करना शुरू करेंगे हम लोग और आगे के 20-25 प्रश्नों को आज देखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। हमारा देखिए 21वां प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हाल ही में संपन्न हुए विश्व कप क्रिकेट 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। ऑप्शन है हमारा डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, विराट कोहली या ग्लेन मैक्सवेल। ठीक है, तो जो हाल ही में विश्व कप क्रिकेट 2023 संपन्न हुआ उसमें सर्वाधिक रन जो बनाया वो भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने बनाया है। किसने बनाया है? विराट कोहली ने। ठीक, देखिए हाल ही में संपन्न हुए विश्व कप क्रिकेट 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली रहे हैं। उन्होंने कुल 765 रन बनाए, जो कि विश्व के किसी भी बल्लेबाज द्वारा एक विश्व कप में बनाया गया सर्वाधिक रन है। ठीक है, इसके पहले कुल 673 रन जो बनाकर रिकॉर्ड बनाया था सचिन तेंदुलकर ने 2003 वर्ल्ड कप में, इसको इन्होंने तोड़ा है, ये रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। और विराट कोहली ने ही सचिन के एक दिवसीय क्रिकेट में बनाए गए 49 शतकों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, क्योंकि अब विराट कोहली एक दिवसीय क्रिकेट में 50 शतक लगा चुके हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और विश्व कप क्रिकेट जो हुआ है वो भारत में हुआ था, भारत की मेज़बानी में हुआ था इस बार का 2023 का विश्व कप क्रिकेट। और विजेता टीम की अगर बात की जाएगी तो विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया बनी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया ने ये मतलब इससे पहले कितनी बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में। ऑस्ट्रेलिया एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में इससे पहले कब कब वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है, आप हमें बताएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में ग्वालियर एवं कोझिकोड को शामिल किया गया है। ठीक है, रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में ग्वालियर और कोझिकोड को शामिल किया गया है। अब कुल कितने शहर इस सूची में शामिल किए जा चुके हैं? ठीक है, यानी अब तक कुल कितने भारतीय शहर इस सूची में शामिल किए जा चुके हैं? तो 8 भारतीय शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में अभी तक शामिल किया जा चुका है। ठीक है, रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में अभी तक कुल 8 भारतीय शहर शामिल किए जा चुके हैं। ठीक, देखिए व्याख्या इसकी हम लोग देख लेते हैं। व्याख्या इसकी क्या है? देखिए, हाल ही में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में ग्वालियर तथा कोझिकोड को शामिल किया गया है। अब तक कुल 8 भारतीय शहर इस सूची में शामिल किए जा चुके हैं। तो ग्वालियर और कोझिकोड हाल ही में जो है शामिल किए गए हैं, ग्वालियर एवं कोझिकोड। ठीक, कोझिकोड। तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसके पहले कौन कौन से शहर, भारतीय शहर इस सूची में शामिल किए गए थे। जैसे पिछले साल दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था। ठीक है, पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को। तो आप हमें बताएंगे कि इसके पहले और कौन कौन से भारतीय शहर इसमें शामिल किए जा चुके हैं, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान हाल ही में किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, क्या होगा इसमें? देखिए, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है लैंगिक समानता तथा देखभाल व समर्थन। ठीक है, क्या है मुख्य उद्देश्य? लैंगिक समानता तथा देखभाल व समर्थन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाएं पानी के लिए, पानी महिलाओं के लिए अभियान आरंभ किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा या स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो हाल ही में यह अभियान जो आरंभ किया गया है ये आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। महिलाएं पानी के लिए, पानी महिलाओं के लिए, यह अभियान जो है, देखिए पढ़ने से कन्फ्यूजन हो सकता है, ये ऐसा लगेगा कि इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यक्रम है, लेकिन ये आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का कार्यक्रम है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए हाल ही में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा महिलाएं पानी के लिए, पानी महिलाओं के लिए अभियान चलाया गया है। इस अभियान का उद्देश्य है देश में जल प्रणाली से महिलाओं को जोड़ना। ठीक है, इस अभियान का क्या उद्देश्य है? देश में जल प्रणाली से महिलाओं को जोड़ना। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश द्वारा समलैंगिक विवाह की अनुमति प्रदान की गई है? तो ये देश कौन सा है? थाईलैंड है। ठीक है, हाल ही में थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह को अनुमति प्रदान की है। देखिए हाल ही में थाईलैंड की कैबिनेट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान की है। थाईलैंड ऐसा करने वाला एशिया महाद्वीप का तीसरा देश है। इसके पहले ताइवान और नेपाल ऐसा कर चुके हैं। ठीक है, समलैंगिक विवाह को अनुमति ताइवान और नेपाल इसके पहले दे चुके हैं। ये थाईलैंड तीसरा देश बन गया ऐसा करने वाला। ठीक, हाल ही में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ये किया गया है। ठीक है, देखिए 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता भारत जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करता है। ठीक, और भारत अमेरिका के साथ भी करता है, अमेरिका के साथ। इसके अलावा जापान के साथ भी करता है, जापान। ये सभी भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ये क्वाड मेंबर भी हैं। और भारत रूस के साथ भी ये करता है, इसीलिए ऑप्शन में ये दिया गया है। ठीक है, रूस क्वाड का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी भारत रूस के साथ भी करता है। और संभवतः ब्रिटेन के साथ भी भारत 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता करता है। इसको एक बार गूगल करके देख लीजिएगा कि भारत किन किन देशों के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन करता है। ठीक है, इसको एक बार गूगल पे देख लीजिएगा और कमेंट करके आप मुझे भी बताइएगा। चलिए देखते हैं, 20 नवंबर 2023 को भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सहयोग को बढ़ाने एवं महत्वपूर्ण खनिजों तथा व्यापार और निवेश जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक संबंधों को गहरा करने के लिए नई दिल्ली में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की। कहाँ आयोजित की? नई दिल्ली में। प्लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए जब वर्ल्ड कप क्रिकेट का फाइनल था तो क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें फाइनल में पहुंची थी, तो इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के मतलब राष्ट्राध्यक्ष वहां का प्रतिनिधिमंडल भी आया था। तो इसी दौरान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन भी किया गया। ठीक है, तो भारत ने यह वार्ता ऑस्ट्रेलिया के साथ आयोजित की है, नई दिल्ली में आयोजित की है। ठीक है, रक्षा सहयोग को बढ़ाने, महत्वपूर्ण खनिजों और व्यापार निवेश जैसे क्षेत्रों में अपने संबंधों को और गहरा करने के लिए। और 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में कौन कौन भाग लेता है? रक्षा मंत्री भाग लेते हैं, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। ठीक है, तो भारत के इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। एस जयशंकर जी द्वारा लिखी गई कौन सी ऐसी पुस्तक है जो इस समय चर्चा में है? आप हमको कमेंट करके ये भी बताइएगा, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, हाल ही में आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आसियान भारत बाजरा महोत्सव ये आयोजन हुआ है इंडोनेशिया में। आसियान भारत बाजरा महोत्सव इंडोनेशिया में हुआ है। ठीक है, और बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, बाजरा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मोटा अनाज सम्मेलन, हाल ही में मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ किया गया है? ये पूछेगा, तो ये हुआ है लखनऊ में। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट द्वारा
जो है बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मोटा अनाज सम्मेलन या मोटे अनाज पर सम्मेलन लखनऊ में बुलाया गया था। ठीक। और आसियान भारत बाजरा महोत्सव का आयोजन हाल ही में इंडोनेशिया में किया गया है। ठीक। देखिए 22 से 26 नवंबर 2023 के मध्य कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से आसियान में भारतीय मिशन द्वारा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के प्रमुख शॉपिंग स्थल कोटा कसाब्लांका मॉल में आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। ठीक है। तो आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 आयोजन किया गया। और आप हमको कमेंट करके ये भी बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था। ऑप्शन है 2021, 2022, 2023, 2024। ये आपका ऑप्शन है। आप कमेंट करके बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भारत की पहल पर, भारत के अनुरोध पर अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था। ठीक है। चलिए, हाल ही में हरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में किस भारतीय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। हाल ही में हरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में किस भारतीय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये स्थान प्राप्त हुआ शिव नाडर को। किसको? शिव नाडर को। ठीक है। और इस सूची में मुकेश अंबानी जो हैं वो तीसरे स्थान पर हैं। ठीक। तो देखिए, हरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में हाल ही में HCL के को फाउंडर, ध्यान रखिएगा ये HCL के को फाउंडर हैं शिव नाडर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। शिव नाडर ने वित्त वर्ष 2023 में 2042 करोड़ रुपए का दान किया है। कितना? 2042 करोड़ का। अर्थात उन्होंने प्रतिदिन 5.6 करोड़ रुपए दान किया है। उनके बाद इस सूची में विप्रो के फाउंडर चेयरमैन अजीम प्रेमजी हैं, जिन्होंने 1774 करोड़ रुपए का दान किया है। ठीक है। तो शीर्ष दानकर्ता कौन कौन हैं? पहले स्थान पे शिव नाडर हैं, शिव नाडर। ठीक। और ये HCL के को फाउंडर हैं, HCL के। दूसरे स्थान पे अजीम प्रेमजी हैं, अजीम प्रेमजी। ठीक है। और ये क्या हैं? ये विप्रो के फाउंडर हैं, विप्रो के। और तीसरे स्थान पे मुकेश अंबानी हैं, मुकेश अंबानी। और ये रिलायंस के फाउंडर हैं। ठीक है, रिलायंस के। तो इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सुमेलित करने के लिए आपको दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वज्र प्रहार नामक युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। तो वज्र प्रहार नामक युद्धाभ्यास का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ है? मेघालय में हुआ है। ठीक है। और किसके किसके बीच हुआ है? भारत और अमेरिका के। ठीक है, भारत और अमेरिका। मेघालय के उमरोई में ही एक युद्धाभ्यास और आयोजित हुआ है। वो किन किन देशों के बीच हुआ है आप कमेंट करके बताएंगे। पहले हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, पहले उसकी चर्चा की जा चुकी है। कौन सा अभ्यास हुआ है, किस किस देश के बीच हुआ है, तो वो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त विशेष सशस्त्र बल अभ्यास वज्र प्रहार 2023 के 14वें संस्करण का आयोजन उमरोई मेघालय में किया गया। ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सूर्य किरण जो युद्धाभ्यास है ये किन किन देशों के बीच हुआ है, कहाँ हुआ है। ठीक। संप्रीति जो युद्धाभ्यास है, संप्रीति, ये भारत ने किस देश के साथ किया है और कहाँ किया है। ठीक है। और मित्र शक्ति युद्धाभ्यास, ये किस देश के साथ भारत आयोजित करता है और कहाँ करता है। काजिंद किसके साथ करता है और कहाँ करता है, काजिंद। ठीक है, ये भी आप हमको बताइएगा कमेंट करके। चलिए,
अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है क्वेश्चन हमारा भाई? क्वेश्चन है प्रोजेक्ट उद्भव संबंधित है। प्रोजेक्ट उद्भव किससे संबंधित है? तो देखिए प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध है रक्षा मंत्रालय से। किससे? रक्षा मंत्रालय से। ठीक है, देखिए हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन के दौरान प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया गया। ठीक है, किसके दौरान? भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के। यह प्रोजेक्ट भारतीय थल सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया के बीच सहयोगात्मक पहल है। ठीक है, ये नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन के दौरान प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया गया। यह प्रोजेक्ट थल सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में अयोध्या में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। पहला क्या है? अयोध्या जी तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद का गठन, बिल्कुल सही है। माँ पाटेश्वरी देवी पाटन विकास परिषद का गठन, ये भी बिल्कुल सही है। मुजफ्फरनगर में शुक्र तीर्थ विकास परिषद का गठन, ये भी सही है। ठीक है, तो ये तीनों काम अयोध्या में जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें किया गया। देखिए उपर्युक्त सभी प्रस्तावों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। अयोध्या में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना को भी स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक, अयोध्या शोध संस्थान को विस्तारित करके अंतर्राष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान, क्या नाम इसका रखा जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान के रूप में स्थापित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। अंतर्राष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान इसका नाम होगा। ठीक है, तो 2 3 4 नाम ऑप्शन में दे करके आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान के रूप में विकसित करने को मंजूरी प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित मेलों का प्रांतीयकरण करने को स्वीकृति प्रदान की गई। मतलब अभी तक ये मेले जो है स्थानीय स्तर पे फेमस थे, अब इनको प्रदेश स्तर पे पहचान दी जाएगी। ठीक है, कौन कौन से हैं? लक्खी मेला श्री दाऊजी महाराज हाथरस पहला है। मकर संक्रांति मेला एवं वसंत पंचमी मेला अयोध्या। तीसरा है कार्तिक पूर्णिमा एवं गंगा स्नान मेला बुलंदशहर। तीसरा है देव दीपावली मेला वाराणसी। ठीक है, तो इसमें सभी मेले शामिल हैं। इन मेलों को प्रांतीय स्तर का मेला की स्वीकृति प्रदान की गई है। लक्खी मेला श्री दाऊजी महाराज मेला हाथरस में लगता है। मकर संक्रांति मेला तथा बसंत पंचमी मेला अयोध्या में लगता है। कार्तिक पूर्णिमा एवं गंगा स्नान मेला बुलंदशहर में लगता है। देव दीपावली मेला वाराणसी में लगता है। ठीक है, देखिए उपर्युक्त सभी मेलों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रांतीयकरण किए जाने को स्वीकृति प्रदान की गई है। अब इन सभी मेलों की व्यवस्था में होने वाला खर्च उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी। यानी प्रांतीय मेला की मान्यता देने से क्या हुआ कि इनमें जो भी खर्च होगा इसका वहन यूपी गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है? अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण। ठीक है, तो यह मंजूरी भी किसके द्वारा प्रदान की गई है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश। इतना ही याद रखिएगा, बस इसमें व्याख्या की जरूरत नहीं है। ठीक है, अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के गठन को मंजूरी यूपी गवर्नमेंट द्वारा प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में कहां पर एक्वा पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एक्वा पार्क निर्मित किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये घोषणा की गई है गोरखपुर में। ठीक है, कितने क्षेत्र में ये बनेगा? 27 एकड़ जमीन में। एक्वा पार्क का मतलब मछली पार्क, वहाँ मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, मछली की नई प्रजातियां वहाँ तैयार की जाएंगी। मछली को बीज को लेकर शोध किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ पर बनारस की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की गई है? देखिए बनारस में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट स्टेडियम इस समय बन रहा है, उस पर कार्य चल रहा है, उसका उद्घाटन हो चुका है।
तो आपको बताना कितने क्षेत्र में बन रहा है बनारस में, कितने क्षेत्र में, ठीक है, ये आप हमको बताएंगे कितने क्षेत्र में वाराणसी में ये बन रहा है, ठीक। और दूसरी घटना क्या है कि इसी की तर्ज पर ग्रेटर अलीगढ़ में भी ये बनाने की घोषणा की गई है। कहाँ पे? अलीगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो ये घोषणा हुई है उत्तर प्रदेश के ही सहारनपुर में। कहाँ पे? सहारनपुर में। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ 5G को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने और 6G पर रिसर्च किया जाएगा, ठीक है। 5G को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा जाएगा और 6G पे रिसर्च किया जाएगा, ठीक है। तो देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण किए जाने की घोषणा सहारनपुर में की गई है। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा विधानसभा में कुल कितनी धनराशि का अनुपूरक बजट पेश किया गया, ठीक है। ये बजट नहीं था, अनुपूरक बजट। तो ये कितनी धनराशि का था? 28,700 करोड़ रुपए। कितना? 28,700 करोड़ रुपए, ठीक है, का अनुपूरक बजट जो है पेश किया गया विधानसभा में। तो आप हमको बताएंगे कि जो बजट होता है, बजट और अनुपूरक बजट, अनुपूरक बजट, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, मूल अंतर क्या है, आप हमको बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मित्र शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। कहाँ पे, किन देशों के बीच किया गया है? तो भारत और श्रीलंका के बीच यह आयोजन हुआ है। कहाँ हुआ है? 16 से 29 अक्टूबर 2023 के मध्य पुणे के औंध में। कहाँ पे? मित्र शक्ति का आयोजन पुणे के औंध में किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? दोनों देशों की सेनाओं के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना और आतंकवाद विरोधी अभियानों में पारस्परिक सहयोग और सर्वोत्तम तकनीकों को साझा करना, ठीक है। तो मित्र शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन भारत श्रीलंका के साथ करता है और इस बार ये 16 से 29 अक्टूबर 2023 के मध्य पुणे के औंध में हुआ है। कहाँ पे? पुणे के औंध में। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम मुंबई में। ये इनका होम ग्राउंड भी है, तो यहीं पर इनकी जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ठीक है। चलिए, क्या है इसमें खास बात भाई? कांस्य प्रतिमा का अनावरण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा किया गया। यह प्रतिमा सचिन के जीवन के 50 वर्षों को समर्पित है, ठीक है, 50 वर्षों को समर्पित है। इस प्रतिमा को महाराष्ट्र के अहमदनगर के चित्रकार प्रमोद काम्बले ने बनाया। किसने बनाया? प्रमोद काम्बले ने। सचिन तेंदुलकर ने वर्ष 2013 में वानखेड़े स्टेडियम में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। सचिन को इस प्रतिमा में उनके ट्रेडमार्क लॉफ्टेड ड्राइव को दिखाया गया है, ठीक है। जो क्रिकेट में एक लॉफ्टेड शॉट होता है, उसी पोज को यहाँ चित्रित किया गया है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी इंटरनेशनल शुगर अलायंस का जो है, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो भारत को बनाया गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता वर्ष 2024 के लिए भारत को प्रदान की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, नवंबर 2023 में जारी किए गए मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 के दौरान कुल दुग्ध उत्पादन कितना रहा है, ठीक है, भारत में। तो भारत में कुल दुग्ध उत्पादन जो रहा है 230.58 मिलियन टन रहा। कितना? 230.58 मिलियन टन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष करके आरओ के लिए, ठीक है। देखिए, FAO के अनुसार भारत कुल दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विगत वर्ष 21-22 की तुलना में कुल दुग्ध उत्पादन में 3.83% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2022-23 के दौरान देश में दुग्ध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 459 ग्राम प्रतिदिन है। कितना? 459 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। ठीक है, 459 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है दुग्ध उपलब्धता। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की गई है? ये चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो इससे बाहर निकलने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? फिलीपींस के द्वारा की गई। किसके द्वारा? फिलीपींस के द्वारा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज जो आपने क्लास देखी वो आपको कैसी लगी? आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहेगा। यूट्यूब पर ही जाके कमेंट कर दिया करिए, इससे मुझे थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाएगा और आपका एक फीडबैक भी मालूम हो जाएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। ठीक है, बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ें अच्छे से, खूब बढ़िया से एग्ज़ाम हो, आपका तैयारी करिए, इस बार सबका प्री क्लियर हो। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी क्लास को यहीं वाइंड अप करता हूँ। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।